हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता फ्रॉम जीएसटी टैक्स ड्यूल सिस्टम, जहां पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, जीएसटी एंड टैक्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसको देखेंगे। आज हम थ्योरेटिकल सेशंस कवर करने वाले हैं कि उसमें क्या होता है, किसके लिए लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन, किसके लिए लाइबल नहीं होता है। सारी इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिकल सेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल सेशन इसका सेकंड पार्ट होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो फिर चलते हैं सीधा थ्योरी की तरफ। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली वी सेक्शन 22 क्या कहता है। सेक्शन 22 अगर हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना का चाहते हैं तो सेक्शंस पे बात होती है। सेक्शंस मतलब क्या, हर चीज़ का एक सेक्शन होता है, वो हमें बताता है कि जीएसटी में क्या है, कैसे करना है काम। सेक्शन 22 क्या कहता है, कौन कौन से पर्सन लाइबल होंगे किस चीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड कौन कौन से पर्सन लाइबल नहीं होंगे। इसमें कौन से सेक्शन में, 23 में, 24 में क्या करेंगे, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 25 में हम उसकी प्रोसीजर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहेगी। सेक्शन 26 में क्या देखेंगे हम, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके एक एक पॉइंट को हम सबको डिस्कस करते चले जाएंगे। सेक्शन 27 इसमें स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 29 कैंसिल कैसे करना है उसको। सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। चलो फिर चलते हैं सीधा सेक्शंस पे। फर्स्ट, पर्सन लाइबल कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं सीधे हम यहाँ पर सेक्शंस में। ये पर्सन लाइबल कौन से होते हैं सेक्शन 22 में। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। क्या नेचर रहेगा, जीएसटी है, द रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इन पेन बेस एंड स्टेट स्पेसिफिक। इसमें 15 लेटर्स होते हैं। 15 लेटर्स में जो 2 डिजिट होते हैं स्टार्टिंग के, वो क्या बताते हैं हमें, स्टेट। 07 किसका है, स्टेट है दिल्ली का। 06 किसका है, हरियाणा का। 08 किसका है, राजस्थान का। उसके बाद जो 13 डिजिट जो बच गए हैं वो पेन को शो करते हैं। फिर वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट यूटी, हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है, जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी होता है। ए बिजनेस एंटिटी हैविंग सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ दिस प्लेस ऑफ द सप्लाई, प्लेस ऑफ द बिजनेस। ये क्या कहता है, अगर हमारा बिजनेस दिल्ली में है और एक हमारा बिजनेस है यूपी में, तो हम दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। अगर इसमें एक बात और है, अगर हमारा दिल्ली में ही अगर 2 रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं सेम बिजनेस के लिए, हम वो ऐसा कर सकते हैं, हम नया रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं अलग ब्रांच में अगर वो दिल्ली में ही है तो। फिर क्या कहता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड जीएसटीन बोला जाता है। इसको 15 डिजिट्स नंबर्स होते हैं। इसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। एंड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। टैक्स स्पेसिफिक मतलब ऑल द टैक्सेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। क्या कहता है, टैक्स स्पेसिफिक क्या बोला है इसने, ये नहीं होता। मतलब हम अगर हमारी इनकम है, हमारा जीएसटी अगर नंबर ले रखा है, हमारी इनकम है 50 लाख। 50 लाख वो कैसे है, 40 लाख तो है हमारी अलग दिल्ली की एंड 10 लाख है वो हमारी यूपी की। तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि अलग अलग स्टेट में जीएसटी अलग लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। उसमें इंक्लूड होता है, अगर हम 18% अगर किसी चीज़ का इंटरेस्ट या जीएसटी लगाते हैं किसी चीज़ पे, तो वहाँ पर स्पेसिफाई होता है पहले ही। 18 में 9% सीजीएसटी का सेंटर का है और 9% एसजीएसटी मतलब स्टेट का है। फिर सेकंड पार्ट सेक्शन 22 में हम देखते हैं किस चीज़ की, कौन कौन से पर्सन हमारे यहाँ लाइबल हैं। अब आते हैं सबसे पहले क्या इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, ये स्पेसिफाई होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट सेपरेटली इन द डायग्राम बिलो, जो नीचे दिया गया है वो हम उसको रीड करेंगे। एंड इन द केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, अगर कोई अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहा है कब माना जाएगा, सक्सेशन मतलब कोई ट्रांसफ़र करता है तो उस डेट से ही हम वहाँ पर ये मान लेंगे हमारा जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, अगर उसका सक्सेशन ऑफ बिजनेस हुआ है तो। अगर हमारा कोई अमलगामेशन, डिमर्जर या कोई अनदर केस है हाई कोर्ट का, तब भी हम ये मानेंगे जब भी हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है उसके बाद ही हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ पर एक पॉइंट आएगा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर 50 लाख है इनकम, हमने 40 लाख तो हमने अर्न किया गुड्स से, एंड 10% 10 लाख है वो हमने कहाँ से अर्न किया है? कोई अनदर सोर्स से, यानी कोई हमने जीएसटी वगैरह का नॉर्मल या आईटीआर वगैरह फिल कर दी, वहाँ से अर्न किया है, तो हमारे उस 10 लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये नहीं कह रखा है। एग्रीगेट टर्नओवर होती है जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है, यानी 40 लाख प्लस में जो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट या इंटरस्टेट सप्लाई है, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। किसके? सेम पेन के थ्रू। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट कौन कौन से एप्लीकेबल है, थ्रेशोल्ड लिमिट किस चीज़ के लिए है, किस किस के स्टेट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर फर्स्टली है 10 लाख गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। इसमें कौन कौन से स्टेट इंक्लूड है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। फिर आते हैं 20 लाख किस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है? दोनों गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडुचेरी एंड तेलंगाना। यहाँ पर कितनी है? 20 लाख। फिर आती हैं 20 लाख किस चीज़ के लिए? स्टेट के लिए, सर्विसेज के लिए। और 40 लाख किस चीज़ के लिए? गुड्स के लिए। इसमें यहाँ पर एक मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने हरियाणा में कोई भी एक बिज़नेस किया, वहाँ पर हमारी कितनी ही, अगर हम गुड्स से करते हैं तो हमारी इनकम है 40 लाख, और उसके साथ साथ हमें कोई जीएसटी वगैरह या आईटीआर फिल करते हैं तो हम उसे अर्न करते हैं 10 लाख। 10 लाख हमने अर्न किया, 40 हमें गुड्स से मिला, तो हम क्या होंगे? इसमें सर्विस भी हम दे रहे हैं और गुड्स भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी 20 लाख हो जाएगी। फिर आते हैं कंपल्सरी किस किस के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, किस किस सर्टेन केसेस है वो हम देखते हैं। पहले तो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई अगर कोई करता है तो वहाँ पर ये कंपल्सरी होगा। यहाँ पर क्या है? प्लेस ऑफ द बिजनेस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है तो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इको ऑपरेटर्स है, इकोनॉमिक्स ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर वो टैक्सेबल होंगे। या कोई सप्लाई करता है अदर्स टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे, वो सब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हैं। अब आते हैं पर्सन नॉट लाइबल किस सेक्शन में? सेक्शन 23 में। कौन कौन से पर्सन यहाँ पर लाइबल नहीं होंगे? फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट वो सप्लायर्स सर्विसेज गुड्स या बोथ नॉट लाइबल टू टैक्स होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी जो गुड्स या जो सर्विसेज टैक्स की लिमिट से बाहर हैं, वो एग्जेम्प्ट हैं, उनको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ कोई एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, ये भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, ये रजिस्ट्रेशन से बाहर होंगी, इनकी लिमिट्स वगैरह। अब आते हैं वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, हम कब करेंगे और क्यों करेंगे। यहाँ पर पर्सन फर्स्टली क्या है? सेक्शन 22 एंड 24 में स्पेसिफाई है जो भी पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो किस सेक्शन में इंक्लूड किया जाएगा? सेक्शन 23 एंड 24 में। यहाँ पर इन एवरी स्टेट यूटी ही इज लाइबल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द विच बिकम्स लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। जो भी पर्सन, मान लो कि आज एक तारीख है, यहाँ से कोई पर्सन अगर लाइबल हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए तो विद इन 30 days में उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है जीएसटी में। फिर क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसमें क्या है? इसमें अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? अगर कोई इवेंट होता है, बाहर का पर्सन है, दिल्ली में कोई इवेंट होता है 4-5 दिन के लिए, कोई ट्रेड फेयर लगता है, तो यहाँ पर विद इन एट लीस्ट 5 days प्रायर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, अगर कोई यहाँ पर मेला वगैरह, यहाँ पर कोई अलग से कोई प्रोग्राम होता है तो उससे 5 दिन पहले हमने यहाँ पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। ए पर्सन हु मेक्स सप्लाई फ्रॉम द टेरिटरियल वाटर ऑफ इंडियन, इसमें क्या है? कोई भी स्टेट है, यूटी है, वो कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएगा? नियरेस्ट पॉइंट पे विद इन द 30 days फ्रॉम बिकम लाइबल टू द रजिस्ट्रेशन। अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए है और VOIN क्या होता है? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या हम खुद भी कोई अगर चाहें तो हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम ले सकते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। कौन से सेक्शंस में अगर नहीं होना चाहिए? इंक्लूड 22 एंड 24 में।
फिर आता है UIN नंबर। क्या होता है? कोई भी नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, UIN है, इशू है, इनके थ्रू अगर कोई भी अपना GST रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको GST नंबर की जगह UIN नंबर मिलेगा। इफ़ेक्टिव डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की? फर्स्टली हमने डिस्कस किया कि विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेंट बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। फिर अगर वो 30 डेज के बाद कराता है फिर क्या होता है? फिर क्या पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए है ना, उसको यहाँ पर ग्रांट दी जाएगी कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हैं। लेकिन इसमें एक बात है, अगर हमने रजिस्ट्रेशन कराना था 1 तारीख से 30 तारीख तक, लेकिन हमने नहीं कराया और हम अगली 1 तारीख को कराते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बीच हमने जितने भी इनवॉइस लगे हैं उनकी पेनल्टी दोबारा से री इशू करना, हमें सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लेट फीस तो लगेगी इंटरेस्ट के साथ, इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर क्या डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आजकल सरकार ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है GST में। क्या अगर हमारी कोई भी अगर इशू है, कोई भी हमारी थ्योरी है, कोई भी हम यहाँ पर अपना कोई ईमेल वगैरह डालते हैं तो उसने क्या है, अगर कोई भी हाई ऑफिसर है उसको ये कहा है कि उसको 7 डेज़ के अंदर उस ईमेल का या उस जो एंट्री का है उसको रिप्लाई या रिजेक्शन वगैरह करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा कि इसमें ये रिजेक्शन है, विद इन 7 डेज़ के अंदर इसमें डिसाइड किया गया है। अब क्या है प्रोसीजर, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ऑनलाइन इसको प्रोसीजर को किया जाएगा। फिर क्या आता है हमारे यहाँ पर? फिर आता है स्पेशल प्रोविज़न, ये हम छोड़ देते हैं। फिर आता है अमेंडमेंट, मेनली ये है। अमेंडमेंट क्या होती है रजिस्ट्रेशन में? इसमें 2 तरीके होती हैं, कोर फील्ड एंड नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड क्या होता है? कोई भी प्रॉपर ऑफिसर्स जब कोई चेंज लाता है या कोई भी अनदर्स अमेंडमेंट करता है तब यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर्स के द्वारा उसको चेक किया जाता है विद इन द 15 डेज। नॉन कोर फील्ड एरिया कौन सा होता है? जो हमारा पोर्टल करता है, कॉमन पोर्टल, कि इसमें ये एरर है, इसको इतने दिन में ठीक कर दो। अब कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन, आई मीन अगर हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कराना है या रिवोकेशन कराना है वो हम यहाँ पर करेंगे। क्या रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल आइदर प्रॉपर ऑफिसर और एन एप्लीकेंट। आई मीन कैंसिल कौन कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर और जिसने रजिस्ट्रेशन है कराया है, एप्लीकेंट भेजी है वो। कब कब? अगर बिजनेस डिस्काउंटेड है, ट्रांसफ़र है, अमलगामेशन है, डीमर्जर्स है, इन केसेस में वो अपना यहाँ पर कैंसिलेशन करा सकता है। अनदर केस है रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन, मतलब वो खुद ये देखता है कि इसमें ये खराबी है, हमें ये रजिस्ट्रेशन इसका नंबर रद्द करते हैं, इसलिए वो इसको कैंसिल कर सकता है। इसका हम प्रैक्टिकल सेशन इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में डालने वाले हैं, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस सेक्शन में क्या क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।